नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजान्या जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, विज्ञान की इस श्रृंखला में हम आगे पढ़ने वाले हैं आज कुछ नया उस यूनिट से रिलेटेड जिसके बारे में अपन ने पहले कुछ बेसिक्स बातें जानी है, लाइट, प्रकाश। देखिए दोस्तों, इस यूनिट में मैंने आप लोगों को पहले कुछ बताया होगा इसकी कुछ घटना के बारे में, जिससे अपन ने ये जाना क्या कि विज्ञान दिवस कैसे और किसको समर्पित है। इस प्रकीर्णन घटना के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम इस प्रकीर्णन से आगे इसी प्रकाश से रिलेटेड किसी और दूसरी घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या उस दूसरी घटना का मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। उस घटना का नाम है वर्ण विक्षेपण। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, वर्ण विक्षेपण, इसको ये कहा जाता है क्या, ये डिस्पर्जन। वर्ण विक्षेपण को क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन। अब आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, मोस्टली मैंने कहा था आप लोगों को कि इस वाली यूनिट से रिलेटेड आप लोगों को बहुत प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो किसी क्वेश्चन की भाषा में क्या शब्द आएगा, तब जवाब ये घटना इसके लिए जिम्मेदार होगी। कैसे जवाब देना है, इन सब बातों को अपने को डिटेल स्टडी करनी है। देखो, मैं ऐसे कहता हूं क्या कि इस प्रकीर्णन घटना के लिए तो आप लोगों का रंग शब्द जिम्मेदार था, और वो रंग भी कितना, केवल जब जब एक रंग की बातें हो रही थी तब अपन ने उसका जवाब प्रकीर्णन दिया था। यहाँ पर ये वर्ण विक्षेपण घटना भी कहीं ना कहीं रंगों के लिए जिम्मेदार होगी, लेकिन अब वो एक रंग नहीं रहकर एग्जैक्ट 7 रंगों की बातें होगी। कितने रंगों की बातें होगी, 7 रंगों की। वेरी गुड। देखिए ध्यान से, 7 रंगों के कंसेप्ट को अपन कैसे कवर करने वाले हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, 1 बाय 1 प्रोसेस से इसको कैसे कवर करेंगे। ये 7 रंगों का जो मिश्रण है अपने को डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस घटना में दिखता होगा। इंद्रधनुष नाम सुना है ना सभी ने, रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का बनना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि 7 रंगों को मिलाकर मैंने इंद्रधनुष बना दिया। इस इंद्रधनुष में रंग कितने हुए, 7। वास्तव में इस वर्ण विक्षेपण घटना के लिए 2 प्रकार की घटनाएं जिम्मेदार होती है प्रकाश की। एक घटना का नाम है अपवर्तन और दूसरी घटना का नाम है परावर्तन, जिनके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है मित्रों, यदि किसी सूर्य की प्रकाश की किरण का अपवर्तन और परावर्तन दोनों एक साथ हो जाए तो उस घटना को संयुक्त रूप से वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या करा, अपवर्तन और परावर्तन दोनों का मिश्रण अपन ने वर्ण विक्षेपण नाम दे दिया। और वर्ण विक्षेपण का शॉर्टकट क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को, 7 रंग। और ये 7 रंग कहाँ अप्लाई होते हैं, इंद्रधनुष में। इसके अलावा भी देखो आप लोगों को क्या, इसके अलावा भी अपन 1 बाय 1 इसको प्रोसेस से कैसे कवर करेंगे। देखिए, इस घटना से रिलेटेड आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, क्या कि वर्ण विक्षेपण का मतलब हुआ क्या कि किसी भी सूर्य के प्रकाश की किरण को यदि अपन किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो 7 अलग अलग प्रकार के रंगों में बढ़ जाती होगी। इसीलिए तो अपन ने नाम इसका वर्ण विक्षेपण दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या वर्ण विक्षेपण होगा किसका ज्यादा और किसका कम, तो ये वर्ण विक्षेपण डायरेक्टली कहीं ना कहीं इस पर निर्भर करता है। इसका क्या नाम है, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया था कि वर्ण विक्षेपण किस पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ण विक्षेपण किस पर निर्भर करेगा, तरंग दैर्ध्य पर। लेकिन करेगा कैसे, किसी भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, किसी भी प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो क्या, इसके उल्टा समानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा बढ़ाओगे तो वर्ण विक्षेपण का मान आपको कम मिलेगा, और यदि आप तरंग दैर्ध्य के मान को कम रखोगे तो आपको वर्ण विक्षेपण की वैल्यू क्या होगी, अधिक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोगों ने ये जाना क्या कि वर्ण विक्षेपण तरंग दैर्ध्य से कैसे एक दूसरे आपस में कैसे रिलेटेड है। अब देखो बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से, ये इंद्रधनुष बनता कब है अपना, ये भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। तो इंद्रधनुष कब बनता है, जब जब पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्प की बूंदें विद्यमान होती है तब प्रत्येक बार आप लोगों को इंद्रधनुष दिखाई देगा। समझना बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। और इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा कि अभी लास्ट टाइम आरएएस जैसे आरएएस प्री के पेपर्स में
और यहाँ तक कि मेंस के पेपर में भी इस घटना से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे, यूपीएससी, बहुत प्रकार के स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए इस घटना से संबंधित बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, देखो मैंने ऐसे कहा कि इंद्रधनुष कब बनेगा, जब जब पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्प की बूंदी विद्यमान होगी तो प्रत्येक बार आप लोगों को इंद्रधनुष दिखाई देगा। लेकिन इस इंद्रधनुष के बनने का भी कुछ ना कुछ रीजन होता है। क्या, देखो मैंने ऐसे लिख दिया क्या, यहाँ पर इंद्रधनुष। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंद्रधनुष कब कब बनता है ये भी तो अपने को पता होना चाहिए। जैसे क्या, अपने दिन के, यदि मैं मेजर समय को कैलकुलेट करते हुए, मेजर समय को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे लिख दूं क्या कि एक तो मैं सुबह का समय लिख देता हूँ, एक मैं लिख देता हूँ दोपहर का समय, और एक में लिख देता हूँ शाम का समय। 3 प्रकार के समय की अपन बातें करेंगे कि इंद्रधनुष कब बनता है। तो देखो इंद्रधनुष हमेशा इंद्रधनुष सूर्य से विपरीत दिशा में दिखाई देगा, अपने को उल्टी दिशा में बनेगा। जी हाँ, कैसे, देखो इसका मतलब क्या, सुबह सूर्य देवता कौन सी दिशा में रहते हैं, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में रहते हैं ना, तो अपने को इंद्रधनुष कौन सी दिशा में दिखाई देगा, पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। और शाम के समय सूर्य देवता किधर रहते हैं, पश्चिम की ओर, तो अपने को इंद्रधनुष किधर बनता हुआ दिखाई देगा, पूर्व दिशा में बनता हुआ दिखाई देगा। और बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इस विज्ञान के अनुसार दोपहर में इंद्रधनुष के बनने की घटना नहीं होती है। ऐसा आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। देखो दोस्तों, मैंने ऐसे कहा था आप लोगों को कि अपन सबसे पहले रंगों की जो भी घटनाएं हैं इस प्रकार से संबंधित उन सारी घटनाओं को 1 बाय 1 प्रोसेस से कवर करेंगे। मैंने प्रकीर्णन के बारे में बताया आप लोगों को, 1 रंग जिम्मेदार था। वर्ण विक्षेपण के लिए एग्जैक्ट 7 रंग जिम्मेदार है। तो इन 7 रंगों की मैं कहानी बता देता हूं आप लोगों को, कैसे, बड़े ध्यान से सुनना, 1 बाय 1 प्रोसेस से कैसे। ये 7 रंगों का कार्यक्रम क्या है, मैं यदि यहाँ पर ऐसे लिख दूं क्या कि इंद्रधनुष, बड़े अच्छे से सुनना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इंद्रधनुष और इसके बराबर में लिख देता हूं मैं क्या, कोई भी श्वेत जानते हो ना आप सभी लोग, सफेद, कोई भी प्रकाश या कोई भी वस्तु, वो भी कितने रंगों को मिलाकर बनाई जाती है, तो उसमें भी 7 रंगों का मिश्रण होता है। जी बिल्कुल, आप लोगों को आज के बाद में कोई पूछे कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी हुई, 7, और कोई भी सफेद प्रकाश या सफेद वस्तु भी कितने रंगों को मिलाकर बनाई जाती है, तब भी अपन जवाब देंगे 7। ठीक है ना। ऐसी धारणा सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था अपने को। किसने बताया दोस्तों, न्यूटन ने बताया। क्या बताया न्यूटन ने, कि कोई भी सफेद प्रकाश या सफेद वस्तु भी 7 रंगों को मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, बहुत बार पूछ लिया जाता है क्या कि सफेद प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, या कोई भी सफेद वस्तु कितने रंगों को मिलाकर बनाई जाती है, तब भी अपने को क्या ध्यान में रखना है, 7 रंग ध्यान में रखने हैं। इंद्रधनुष में भी कितने रंग, 7 रंग। किसी भी सफेद प्रकाश या सफेद वस्तु में भी कितने रंग, 7 रंग। ऐसा सर्वप्रथम ऐसी धारणा किसने दी, न्यूटन ने दी। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, मोस्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको अपन प्रोसेस से 1 बाय 1 कवर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। देखो, इस वर्ण विक्षेपण घटना के बारे में अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वर्ण विक्षेपण के रिगार्डिंग आप लोगों के माइंड में जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको अपन अभी 1 बाय 1 प्रोसेस से कवर करेंगे। बहुत ही इजी घटना है और मोस्टली पूछी भी जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, इस इंद्रधनुष घटना से रिलेटेड, वर्ण विक्षेपण घटना से रिलेटेड मैंने ऐसे नाम लिख दिया, वर्ण विक्षेपण, और इसके साथ मैंने नाम लिख दिया 7 रंग। बहुत ध्यान से देखना, अपने दैनिक जीवन में, अपनी डेली लाइफ में किसी भी प्रकार के मूल या वास्तविक रंगों की संख्या, या ऐसे बोल सकते हो आप लोग प्राथमिक रंगों की संख्या, वो अपने पास 3 ही है। मूल, वास्तविक या प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है अपने पास, 3। कहीं ना कहीं इन्हीं 3 रंगों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर इस धरती पर विद्यमान हजारों लाखों करोड़ों रंग बनाए जाते होंगे। आप अपने घर में बैठे बैठे खुद जज कर सकते हो क्या, कि किसी के भी कपड़ों का रंग
मैच नहीं करता है कि इतने सारे रंग कहाँ से आए। ऐसे मत समझना बैठे बैठे कि साहब पापा ने वाइट पहन रखा है तो मैंने भी वाइट पहन रखा है, वो बात अलग हुई। लेकिन बहुत प्रकार के रंगों का निर्माण हुआ ना। कलर टेलीविजन में भी, रंगीन टीवी में भी इन्हीं 3 रंगों को, मूल रंगों को आधार मानकर बहुत प्रकार के रंगों का निर्माण होता है। अब वो 3 रंग है कौन कौन से, तब मैंने यहाँ पर ऐसे एक कोड लिख दिया। ज़्यादा अंग्रेज नहीं बना रहा है, टेंशन मत करो, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लिखना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है अपनी। RGB, R का मतलब सब जानते हो ना, रेड, आगे ऐसे लिख दूं मैं लाल। G का मतलब भी सब जानते हो आप लोग, ग्रीन, हरा, और B का मतलब क्या हो गया, ब्लू, नीला, है ना। हाँ, बचपन में खूब बोलते थे गुरुजी, छोटी क्लासेज में थे ना, कलर्स नेम लिखो। उस टाइम लिखे नहीं, अब लिखने पड़ेंगे, क्या करें, मजबूरी है ना। बहुत प्रकार के रंगों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आज की बात में आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि मूल, वास्तविक या प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, तब ये बताना निम्न में से कौन सा वास्तविक या प्राथमिक या मूल रंग नहीं है। 3 आपके पास ऑप्शन में ये आएंगे, चौथा कोई और रंग होगा तब उसी को टिक मार्क करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, समझ रहे हो ना मित्रों। देखो वो 3 रंग है कौन कौन से, लाल, हरा और नीला। ये तो प्राथमिक रंगों की बात हुई। ये किसकी बात हुई, प्राथमिक रंगों की बात हुई। मैंने इसे कहा इन्हीं 3 रंगों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर अपन बहुत प्रकार के रंगों का निर्माण कर सकते हैं। वो बहुत प्रकार के रंगों का निर्माण कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया लाल। यहाँ तक बात अपनी प्राथमिक रंगों की हुई थी। अब जो भी रंग आएंगे उनको मैं ऐसे नाम दे सकता हूँ, क्या, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर्स, द्वितीयक रंग बोल सकता हूँ ना। उन द्वितीयक रंगों का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को आपको बड़े ध्यान से रखना है। लाल, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, हरा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, नीला। ठीक है दोस्तों, बीच में मेरे पास क्या है, बीच में मेरे पास एक ऐसी लाइन है जहां पर आके बहुत प्रकार के रंग मिलते हैं। इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, और ये लो जी नीला इधर से आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, जब मैं लाल और हरे रंग को यहां पर मिलाऊंगा, इधर से लाल आ गया और इधर से मेरा हरा आ गया, तो भी तो मेरे को किसी न किसी प्रकार का रंग दिखेगा, नए रंग का निर्माण होगा। रेड और ग्रीन, लाल और हरे रंग को एक साथ इन दोनों का मिश्रण करने पर अपने को एक अलग रंग का निर्माण होगा, और वो अलग रंग कौन सा होगा, अपना पीला। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा रंग हुआ, पीला। और ये पीला रंग भी कहीं ना कहीं जाकर इस पर मिलेगा, ये पीला रंग भी कहीं ना कहीं जाकर बीच में इस पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखो, क्या मैंने क्या करा, कहने का मतलब अपन कर क्या रहे हैं साहब, अपने पास तो 3 ही रंग है, लाल, हरा और नीला। इन्हीं 3 रंगों से तो अलग अलग प्रकार के रंग बनाएंगे अपन। मैंने क्या करा, लाल और हरे को मिला दिया, तो अपने पास कौन से रंग का निर्माण हुआ, पीले रंग का निर्माण हुआ। ऐसे ही मैं क्या कर देता हूं, क्या, इस लाल और इस नीले को मिला देता हूं। लाल और नीले को मिलाने के कारण आप लोगों के पास में जो रंग का निर्माण होगा, उस रंग को बोलेंगे अपन कौन सा, मैजेंटा। इधर से क्या आया आपका लाल, और इधर से क्या आया, नीला, बन गया मैजेंटा। ये मैजेंटा जाके यहां पर मिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब देखिए, हरे और नीले रंग को भी तो अपन यहां पर मिला सकते हैं। इधर से आया हरा और इधर से आया नीला। इन दोनों रंगों को जब अपन मिलाएंगे तब यहां पर कहीं ना कहीं क्या, श्यान रंग का निर्माण होगा। क्या, श्यान रंग का निर्माण होगा। पिकॉक नीला भी बोल सकते हो, पिकॉक हरा भी बोल सकते हो आप इसको। और ये रंग जाकर कहीं ना कहीं इधर मिलेगा। समझ रहे हो ना आप बात को। इन सारे रंगों के मिश्रण से जो नए रंग का निर्माण हुआ, उस नए रंग को अपन बोलेंगे कौन सा, सफेद रंग का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इन द्वितीयक रंगों की कहानी भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कभी कभार पूछ लिया जाता है, रेलवे जैसे एग्जाम्स में या पुलिस पटवार के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है क्या, कि लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन से रंग का निर्माण हुआ। तो आप लोग बेसिकली इस वीडियो को एक बार जैसे ही देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा क्या, कि कैसे कैसे सेकेंडरी कलर्स का निर्माण होता है, द्वितीयक रंगों का निर्माण किस प्रकार से हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी को आगे रखते हुए अपन बात करते हैं क्या,
अपन वर्ण विक्षेपण घटना के बारे में पढ़ रहे थे और इंद्रधनुष के 7 रंगों की चर्चाएं करनी थी अपने को। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग साथ के साथ। इस इंद्रधनुष के 7 रंगों के बारे में चर्चाएं करनी है अपने को। वो 7 रंगों की चर्चाएं कैसे होगी, बड़े ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को क्या बता देता हूं, एक कोड बता देता हूं जो आपने बचपन में छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। कौन सा? मैंने ऐसे लिख दिया क्या, देखो यहां पर मैंने लिखा V, उसके बाद में I, उसके बाद में B, उसके बाद में G, उसके बाद में Y, उसके बाद में O और उसके बाद में क्या लिखा मैंने, R। इसको विबग्योर कहा जाता है शॉर्ट में। आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको लर्न कर लोगे, याद हो जाएगा। बहुत कॉमन सी छोटी सी चीज है। ये टोटल कितने रंग हुए? 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं तो 7 रंगों का निर्माण करना था ना इंद्रधनुष में अपने को। तो देखो इन रंगों का निर्माण कैसे होगा, इनको मैं इस कोड में नहीं लिख के शुद्ध मातृभाषा में लिख देता हूं। कैसे? इसके आगे लिखूंगा मैं VIOLET। जानते हो ना क्या लिखूं? ये लिख दूं ना। आई को क्या लिखूंगा? टाटा इंडिगो से ध्यान में रखना आप लोग, क्या बोला जाता है इसको? जामुनी। बी का मतलब क्या हुआ? ब्लू। जी का मतलब क्या हुआ? ग्रीन। जानते हो ना सभी रंग। वाई का मतलब क्या हुआ? येलो, पीला। ओ का मतलब क्या हुआ? ऑरेंज, नारंगी कलर। और आर का मतलब क्या हुआ? रेड, लाल रंग। अब यदि आपने इसी विज्ञान की श्रृंखला का पिछले वाला वीडियो बहुत अच्छे से यदि देखा होगा तो आप लोग यहां से इन दो प्रकार के नाम सुने होंगे आपने। ये 2 नाम आए होंगे आप लोगों के, एक तो ये रेड लाल और एक ये वॉयलेट बैंगनी आया था ना। तो जवाब आप लोगों को बहुत अच्छे से देना है। मेरे साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये ऐसा कंसेप्ट है मोस्टली हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, आता रहता है बार बार। तो इसको अपन बहुत इजीली बहुत अच्छे वे में कैसे कवर करेंगे। देखो इन रंगों को डिटेल्ड पढ़ने से पहले अब देखो क्या ऐसा माना जाता है क्या कि कोई भी सूर्य का सफेद प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से अपन टकराए, प्रिज्म से होकर उसको गुजारें तो वो 7 इन अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। इन्हीं 7 रंगों की कहानी को अपन आगे करना है। क्या भैया मुझे ऐसे बता दो, सबसे पहले आप लोग यदि आपने पीछे वाली घटना को बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो मुझे ऐसे बता दो कि ये बैंगनी रंग आया था। बैंगनी रंग कैसे आया था मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्या आप लोगों ने ये घटना पढ़ी थी और उसके साथ में मैंने कहा था मियाँ बीबी का जोड़ा, कैसे पढ़ा था इसको पता है ना। इसका मतलब होता है स्कैटरिंग, किसी चीज का फैलना या किसी चीज का फैलाव। और इसका मतलब क्या होता है? लंबाई। या समझने के लिए अपन ने दूरी कहा था। आपके 2 घनिष्ठ मित्र थे, आपसे मिलने आ रहे थे, आपसे कुछ दूरी पर थे, एक ने लाल रंग का शर्ट पहन रखा था, दूसरे वाले ने बैंगनी रंग का, है ना। तो आपको सबसे ज्यादा लंबाई या दूरी से दिखने वाला रंग कौन सा था? लाल, है ना। और वो बैंगनी रंग वहीं पर फैल गया होगा, इसी कारण क्या आपको दूर तक नहीं दिखा होगा। तो मैंने कहा था कि जो रंग जिसके सामने आ जाए उसका वो ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो लाल के सामने मैं क्या लिख सकता हूँ? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य। लाल के सामने मैं लिख सकता हूँ ना क्या? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य। और इसका लाल रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण ही सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य मतलब बहुत ज्यादा दूरी से दिखने के कारण ही ट्रैफिक लाइट्स या खतरे के निशान की जगह लाल रंग का प्रयोग करा जाता है। ठीक है। अब यदि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो मुझे आप ऐसे बताओ कि इसका कम क्या होगा? ये दूसरा वाला मियाँ बीबी नहीं बनती दोनों के, तो ये कम हो जाएगा, है ना। तो कम क्या होगा? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लिखा लाल का आपने, तो कम क्या होगा? इसका न्यूनतम प्रकीर्णन। ऐसे लिख दो ना आगे, बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे आप लोगों के। मेरे साथ बने रहो, बस कंटिन्यूसली फॉलो करो, बहुत अच्छी चीज मिलेगी विज्ञान में आप लोगों को। ऐसे ही देखो बैंगनी के सामने क्या आया था? अपना प्रकीर्णन। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं क्या कि सर्वाधिक प्रकीर्णन लिख दूं ना। और यदि प्रकीर्णन ज्यादा है तो न्यूनतम क्या होगा? इसका न्यूनतम हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। देखो भैया क्या एक वैज्ञानिक आए थे, उन वैज्ञानिक का नाम था लॉर्ड रेले। उन लॉर्ड रेले भाई साहब की ये धारणा थी क्या
कि किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का यदि प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, समझ रहे हो ना। और यदि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा किसी रंग का तो उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये लॉर्ड रेले ने बताया था अपने को सबसे पहले इस घटना के बारे में। तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन का सही वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है, इसकी सही परिभाषा अपने को लॉर्ड रेले ने बताई थी। ये शब्द भी, ये नाम भी आप ध्यान में रखना, कभी कभार पूछ ले तो बता देना डायरेक्टली जवाब। अच्छा, ये जो चीजें हैं आप लोगों की रंगों से संबंधित, ये कहानी आप लोगों की यहाँ तक हुई कंप्लीट। अब देखो भैया, बहुत अच्छे से देखना, यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा क्या कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के बाद में इस विज्ञान में मैं आप लोगों को जब भी कहूँ क्या कि मुझे ऐसे बताओ क्या कि आगे वाली चीज के लिए, ऊपर वाली चीज के लिए क्या शब्द लगाऊं मैं, तब ये वाला शब्द ध्यान में रखना आप लोग, अल्ट्रा। बहुत अच्छे से कैच करना इसको, मेरे कहने से ये अल्ट्रा शब्द ध्यान रखना। और मैं ऐसे कहूँ क्या कि नीचे वाली चीज के लिए क्या शब्द लगाऊं, तब आप लोग ध्यान में रखना ऐसे, मेरे कहने से इंफ्रा। अब अपन क्या कर लेंगे, अपन क्या करेंगे, इसके साथ में इसका ये रंग भी मिक्स कर दे, इसके साथ में इसका ये रंग भी मिक्स कर दे, क्या बन गया, अल्ट्रावोलेट। शॉर्ट में इसको बोला जाता है यूवी, अल्ट्रावोलेट। मैं मातृभाषा में लिख देता हूं, इसको क्या कहा जाता है, पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे या पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावोलेट रेज। समझ रहे हो ना आप लोग। ऐसे मैंने इसे कहा था कि नीचे वाले के लिए हमेशा क्या शब्द लगाना, इंफ्रा, और इसके साथ में मैंने शब्द लगा दिया क्या, रेड। तो ये क्या बन गया, शॉर्ट में इंफ्रारेड, आईआर कहा जाता है इसको। आईआर एलईडीज भी मिलती है मार्केट में, बहुत प्रकार की एलईडी लाइट्स जो आती है उनमें आईआर एलईडीज भी अपने को मिलती है। तो इंफ्रारेड इसको क्या कहा जाता है, अवरक्त किरणें, अवरक्त तरंगे। कौन सी, अवरक्त तरंगे। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। जो अपने जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे मित्र राजस्थान से यदि जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता है क्या कि 2018 आरएस प्री का जो एग्जाम्स हुआ था, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, लेकिन प्री में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा था क्या कि इन अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये यदि अपने को पता होता तो प्री वाला क्वेश्चन भी तो अपना ठीक हो पाता, ठीक है ना। तो इन अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है बहुत प्रकार की रिमोट सेंसिंग प्रणाली में। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, रिमोट सेंसिंग प्रणाली में इन आईआर वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, फॉलो करो, जल्दी से कैच करते रहना मेरे साथ साथ। देखो क्या रिमोट सेंसिंग प्रणाली में, रिमोट सेंसिंग प्रणाली का क्या मतलब हुआ, अपन घर में बैठे हुए हैं किसी कोने में, है ना, और दूसरे कोने में टीवी चल रहा है, अपने हाथ में क्या होता है, रिमोट होता है ना, अपन रिमोट से बटन ही तो दबाते हैं, रिमोट से बटन दबाते हैं तो चैनल को भी अपन चेंज कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम, आवाज को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस, ट्रेबल, बास, विभिन्न प्रकार के कंट्रोलों का नियंत्रण अपन रिमोट से ही तो करते हैं। किसी भी प्रकार का रिमोट हो, टीवी का, एसी का, फ्रिज का, किसी भी प्रकार के रिमोट के लिए, सीडी डीवीडी का रिमोट हो बोले, किसी भी प्रकार की रिमोट से होकर अवरक्त तरंगों का आदान प्रदान होता है। रिमोट से लेके उस जो भी सिस्टम आपने लगा रखा है उसके सेट टॉप बॉक्स तक हमेशा अवरक्त तरंगे जाती है। जी बिल्कुल। अब देखो आगे, अब ये अपन आगे की कहानी भी कर लेते हैं क्या, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। क्या मैंने इस वॉयलेट के आगे शब्द क्या लगाया, अल्ट्रा। जब जब बात आएगी विज्ञान में कि ऊपर वाली चीज के लिए क्या शब्द लगाऊं, तब ये शब्द ध्यान में रखना आप लोग, अल्ट्रा। आगे भी साउंड जैसी यूनिट्स में बहुत अच्छे से काम आएगा ये, ठीक है ना। तो ये पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रा प्लस वॉयलेट मिलाकर अल्ट्रा वॉयलेट पराबैंगनी तरंगे बनी ना। अब जैसे आपने इनका पता करा था कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, वैसे ही पराबैंगनी तरंगों का भी इस्तेमाल पता कर लो। और पराबैंगनी तरंगों का इस्तेमाल आप सबको बहुत अच्छे से पता है, यदि टीवी देखते हो सब लोग, और उसमें ऐड आता है हेमा मालिनी वाला, कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, कैंट आरओ प्लस यूवी। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पानी के शुद्धिकरण में, कहीं ना कहीं कहाँ काम आएगा ये, पानी के शुद्धिकरण में इन्हीं का अल्ट्रावॉयलेट रेंज का इस्तेमाल होता है, पराबैंगनी तरंगों का। और भी बहुत जगह काम आएगी पराबैंगनी तरंगे। जिस दिन अपन तरंगों को डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं ना, उस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन पराबैंगनी तरंगों का और इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से मेरे मन में एक प्रकार का और क्वेश्चन उठ रहा है, क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या ये अल्ट्रावॉयलेट जो रेज है, ये जो पराबैंगनी तरंगे है, ये पराबैंगनी तरंगे उत्पन्न किसने करी, इसने करी। सूर्य देवता ही तो उत्पन्न करते हैं ना अल्ट्रावॉयलेट रेज को। ये अल्ट्रावॉयलेट रेज विभिन्न प्रकार की परतों से होकर अपनी पृथ्वी तक आती है,
समझ रहे हो ना बात को? पृथ्वी तक आएगी, लेकिन ये पूरी की पूरी वेव्स नहीं आती है। सूर्य की सतह का तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी तरंगें यदि पृथ्वी पे आ जाए तो इंसान खड़ा खड़ा झुलस जाएगा। तो इसके लिए अपनी पृथ्वी के लिए बीच में आ जाता है एक सुरक्षा कवच, और उस सुरक्षा कवच का नाम है ओजोन। जानते हो ना सभी लोग ओजोन? और इस ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। आगे विज्ञान में बहुत प्रकार के, रसायन विज्ञान में बहुत प्रकार के रासायनिक सूत्रों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो मैं ऐसे बोल रहा हूं आप लोगों को क्या कि ये जो इंद्रधनुष के नीचे वाला जो रंग था वोलेट, इसके साथ में अल्ट्रा शब्द मिला के अपन ने क्या बना दिया? अल्ट्रावोलेट, ठीक है ना? और इससे क्या बना? पराबैंगनी। और पराबैंगनी तरंगों का इस्तेमाल कहाँ हुआ? कैंट, हेमा मालिनी, पानी के शुद्धिकरण में, ठीक है ना? ये पराबैंगनी तरंगे उत्पन्न किसने करी? सूर्य देवता ने। अपने को बीच में कुछ परत आई होगी, ओजोन परत, ठीक है ना? उसने अपने को बचाया होगा। तो ओजोन ने पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम किया, एक तरह से सुरक्षा का काम किया ना। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। इस पृथ्वी के वायुमंडल में व्याप्त, इस संपूर्ण सौरमंडल के वायुमंडल में व्याप्त इस ओजोन परत की मोटाई को या ओजोन गैस की मात्रा को मापने वाली जो पद्धति है ना, इसका मापन किया जाता है। इसमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, डॉप्सन पद्धति। अपने मेजरमेंट मापन सिस्टम जब जिस दिन अपन पढ़ेंगे उस टाइम भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र होगा। तो ओजोन गैस की मात्रा का या ओजोन परत की मोटाई का मापन किसमें किया जाता है? डॉप्सन पद्धति में किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों? क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है? ऐसे आपने सुना होगा कि इस ओजोन परत में छेद हो रहे हैं। छेद होगा, कहीं पे भी छेद हो जाएगा, तो वहां पर यदि सूर्य की किरणें पड़ेगी तो सूर्य की किरणें डायरेक्टली अपने पृथ्वी तक आएगी। और यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आएगी तो क्या होगा? पृथ्वी का वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ जाएगी ना। तो यहाँ से दो प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। मोस्टली आता है हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्या, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? क्या, यदि इसी प्रकार सपोज करो ओजोन परत में छेद होते गए और धरती का वैश्विक तापमान बढ़ता गया, तो एक दिन अपने सामने ऐसी समस्या आ जाएगी कि यदि प्रतिवर्ष आधा डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी बढ़ा तो 50 साल बाद में औसतन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और बढ़ जाएगा वर्तमान का। तो बहुत अधिक तापमान हो जाएगा, इतने तापमान को अपन सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ? बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। बहुत सारे राष्ट्रों ने मिलकर, बहुत सारे देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया, और उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम ये निर्धारित किया गया। क्या? बहुत अच्छे से देखो इधर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये बात है 1987 की, 1987 की, 1987 की बात है। आप लोगों को पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसको नष्ट होने से बचाने के लिए संबंधित है। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप लोग, है ना? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बनाया गया। वास्तव में आप लोगों को मैं बता दूं क्या कि ये मॉन्ट्रियल है क्या? ये मॉन्ट्रियल है क्या? तो ये कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक एक स्थान है, एक जगह है, वहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। और उसमें डिसाइड किया गया कि बहुत प्रकार के ऐसे राष्ट्र उन सभी चीजों का निर्माण बंद कर देंगे जिनसे ओजोन परत को क्या होता है? नष्ट होता है। और ओजोन परत के नष्ट के लिए आपको पता है, रसायन विज्ञान जिस दिन अपन पढ़ेंगे उस टाइम में बताऊंगा, सबसे ज्यादा जिम्मेदार CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रीऑन कहा जाता है, वो होती है। लेकिन आजकल रेफ्रिजरेटर और AC में CFC का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैं आप लोगों को बहुत डिटेल बताऊंगा इस वाले पार्ट को जिस दिन रसायन विज्ञान पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना? तो ये मॉन्ट्रियल क्या है? एक जगह है, कहां पर? कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया। एक और चीज आप लोग मेरे कहने से ध्यान में रखना, आप लोगों को पूछेगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तब आप लोग मेरे कहने से ये डेट ध्यान में रखना, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को बनाया जाता है। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। धीरे धीरे 1 बाय 1 प्रोसेस से ऐसे ही अपन कवर करेंगे इसको। समझ रहे हो ना बात को? आप लोगों को पूछेगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तब आप लोग क्या जवाब दोगे? 16 सितंबर को। बता दोगे ना? मैंने अभी कहा था आप लोगों को क्या कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों बनाया? क्योंकि धरती का वैश्विक तापमान बढ़ रहा था,
है ना, वैश्विक तापमान बढ़ रहा था, इस चीज को मैं इस भाषा में लिख दूं क्या, कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही होगी, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो इस समस्या से बचने के लिए ही तो बनाया होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब क्या कि धरती का जो भी वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इस वैश्विक तापमान से निपटने के लिए भी बहुत प्रकार के राष्ट्रों ने मिलकर एक जापान के क्योटो नामक स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल बनाया था। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, कहां पर बनाया था, जापान के क्योटो नामक स्थान पर, क्योटो नामक जगह पर क्योटो प्रोटोकॉल बनाया था, जो किससे संबंधित था, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। और ये कब बनाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के एग्जैक्ट 10 साल बाद, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, तो उसके 10 साल बाद 1997 में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाकर तैयार किया गया था। इसमें बहुत सारे राष्ट्रों ने मिलकर ये डिसाइड किया क्या, कि अपने को ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के नष्ट होने जैसी समस्याओं से क्या होना है, निपटना है। ठीक है दोस्तों, इस वन विक्षेपण घटना को मेरे कहने से आप लोग इतना ध्यान में रखोगे। इसके बाद में आशा करता हूं आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आज तक जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है वो नहीं छूटेगा। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे साथ साथ, बहुत आनंद आ रहा होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूं ऐसे ही जुड़े रहें, ये विज्ञान की पूरी श्रृंखला आप लोगों को यूं ही मिलती रहेगी। जागृति क्लासेज के ऑनलाइन इस प्रोग्राम में आप लोग तहे दिल से जुड़े हुए हो, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों का अंतिम कुछ चंद मिनटों का समय लेना चाहूंगा आज की इस क्लास में। क्या देखिए, विज्ञान की श्रृंखला अपन ने जैसे ही चालू करी तब मैंने कहा था आप लोगों को, क्या पहली जिस घटना के बारे में अपन ने पढ़ा उसका नाम था क्या, प्रकीर्णन। दूसरी घटना कौन सी पढ़ी अपन ने, वन विक्षेपण। और ये दोनों की दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं रंगों से संबंधित थी ना। अब देखो, तीसरी एक घटना है, छोटी सी घटना, जो भी कहीं ना कहीं रंगों से संबंधित है, और उस तीसरी घटना का नाम है क्या, व्यतिकरण। क्या नाम है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तीसरी घटना को क्या कहा जाता है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। अब इसका भी मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ लॉजिक बता देता हूं। आपकी जिंदगी में कभी भी एक रंग से संबंधित क्वेश्चन आएगा, एक रंग से संबंधित कोई भी उदाहरण आएगा किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विज्ञान से रिलेटेड, तब मुझे पूरा विश्वास है आपका किसी का भी रॉन्ग नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से जवाब दोगे। और जब एग्जैक्ट 7 रंगों की बात होगी तब भी मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो अब देख लो, कभी कभार क्या हो जाता है, रंग बिरंगे हो जाते हैं। जैसे आप सबकी जिंदगी है ना रंग बिरंगी, वैसे ही रंग बिरंगे हो जाते हैं। कैसे, अपन खुद जज नहीं कर पाते कि यार वास्तव में रंग कितने दिख रहे हैं, अपन नहीं जज कर पाते ना। तो इसका मैं कुछ आप लोगों को कोड बता देता हूँ, कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, कैसे आपकी जिंदगी में कभी भी कम से कम 2 या 2 से अधिक, 2 मैंने प्लस लगाया है ना, जो मैंने प्लस लगाया है, इस प्लस का मतलब है 2 से अधिक, कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोई भी वस्तुएं मिलकर या कोई भी चीजें मिलकर जब क्या कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकार के रंगों का निर्माण करेगी, तब प्रत्येक बार प्रकाश की वह घटना व्यतिकरण पर आधारित होगी। इस व्यतिकरण घटना के बारे में सबसे पहले प्रमाण इस भाई साहब ने दिए थे, जिनका नाम था थॉमस यंग। क्या नाम था, थॉमस यंग ने अपने को व्यतिकरण घटना के बारे में बताया था। अब आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई उदाहरण आए जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकार की कितनी भी चीजें मिलकर, कितनी भी वस्तुएं मिलकर कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रकार के रंगों का निर्माण कर रही है, तो तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे देना क्या, कि ये जो उदाहरण है, ये जो क्वेश्चन है व्यतिकरण पर आधारित है। कैसे, मैं कुछ बेसिक से सिंपल से उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं। क्या, पहला, आप लोग जब छोटे थे बचपन में, तब पापा आपको पहली साइकिल आके देते थे, है ना। उस साइकिल की ताड़ियों में आप पुरानी सीडी या डीवीडी की कैसेट फंसा लेते थे, याद है ना बचपन के वो दिन, और गलियों में खूब घूमते थे फिर, है ना। हाँ देखो, बस हो गया अंतिम, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखो, उस सीडी या डीवीडी की कैसेट को अपन ऐसे हाथ में रखकर, हाथ में लेके अलग अलग एंगल से उसको घुमा के देखते हैं, तब आपको प्रत्येक बार अलग अलग रंग दिखाई देते हैं ना रंग। इसका मतलब सीडी या डीवीडी की कैसेट्स का क्या दिखाई देना, रंगीन दिखाई देना। बहुत प्रकार के रंग दिखे ना, 2 या 2 से अधिक प्रकार के रंग दिखे ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार उसमें 2 वस्तुएं क्या मिली, 2 चीजें क्या मिली जिनसे मिलकर सीडी या डीवीडी की कैसेट का निर्माण हुआ।
तो देखो वास्तव में सीडी जानते हो ना सभी लोग, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए ये जो सीडी या डीवीडी की कैसेट है वास्तव में मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई रहती है, चुंबकीय पदार्थ की। किसकी बनाओगे आप लोग? मैग्नेटिक मटेरियल की। और साथ में ऊपर से चिकनी इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक के लेमिनेशन चढ़े हुए होते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग करी हुई होती है। तो दो मटेरियल मिल गए ना अपने, दो वस्तुएं मिली, दो चीजें मिली, और दो से अधिक प्रकार के रंगों का निर्माण हुआ। तो सीडी और डीवीडी की कैसेट रंगीन दिखी ना अपने को। ऐसे ही देखो मैं इसका दूसरा उदाहरण बताता हूँ आप लोगों को। क्या, जब आपने कभी बाहर धूप में बैठ के कभी नहाया हो या कपड़े धोए हो, और तो आपने देखा होगा क्या कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ होगा, ऐसा ऐसा साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। बहुत अच्छे से देखना, मैंने क्या लिख दिया? साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। भैया ये तो क्लियर है कि वो दिखते हैं। मैं इधर से देखूंगा तो अलग रंग दिखेगा, इधर जाके देखूंगा तो अलग रंग दिखेगा, दिखेगा ना। इसका मतलब अब आप खुद सोचो क्या कि उसमें साबुन के बुलबुले कैसे बने होंगे। आपने जब नहाया है ना, तब पानी मिक्स हुआ होगा, हुआ था पानी मिक्स, साथ में साबुन या शैम्पू भी तो मिक्स होता है। और तीसरी चीज एक और मिक्स हो जाती है, आप सबका डस्ट पार्टिकल जो बॉडी पे लगे हुए रहते हैं, मेला कुचेला शरीर, ठीक है ना। तो इधर वाला लॉजिक अपना फुलफिल हो गया। और रंग कितने दिखे? बहुत प्रकार के रंग दिखे, तो घटना फुलफिल हो गई ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? व्यतिकरण नामक घटना जिम्मेदार हुई, हुआ ना। ऐसे ही देखो मैं आप लोगों को बता दूं क्या, यदि मेरे पास बहुत मात्रा पानी की है और उस पानी में मैंने कुछ बूंदे तेल की डाल दी, अब उन दोनों की सतहों पर देखो। पहले तो मुझे ऐसे बताओ आप लोग, पानी में मैं तेल डालूं चाहे तेल में मैं पानी डालूं, ऊपर कौन रहेगा? तेल। तेल ऊपर रहेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों रहता है ये तेल ऊपर? जिस वस्तु की डेंसिटी, जिस वस्तु का घनत्व कम होता है, वो वस्तु हमेशा सतह पर तैरती रहती है, ठीक है ना दोस्तों। तो पानी और तेल दो चीजों को मिक्स कर दिया, ये करना था अपने को, कम से कम दो या दो से अधिक प्रकार की चीजें। अब इसे रंग बनेंगे क्या? बहुत सारे, बहुत प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। पानी में तेल डालने पर तेल की सतह पर अलग अलग प्रकार के रंगों का दिखाई देना, ये घटना भी कहीं ना कहीं व्यतिकरण से आधारित है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को खूब पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो जागृति क्लासेज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप हमारे साथ बने रहिए डेली। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। आगे ही सब कुछ चीज़ें इसी वे में ऐसे ही मिलती रहेगी। तब तक के लिए बढ़िया मस्त रहो, व्यस्त रहो, लगे रहो। थैंक यू वेरी मच। दिस वन।